दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये 2015 का यूपी पीसीएस का पेपर कर रहे हैं। कुछ अभी बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो PYQ मतलब कि पीसीएस या आईएएस में पूछे हुए क्वेश्चन तो फुल लेंथ भी कर रहे हैं। यूपी पीसीएस का और बिहार पीसीएस का भी किया जा चुका है। 17 पेपर लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी पीसीएस का पेपर होता है तो एक दूसरे के पीसीएस में और जनरल कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं, तो उसको करना ज़रूरी है। क्योंकि पीसीएस में भी और जनरल में भी जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है। जैसे कि जनरल में अगर देखा जाए तो बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स TRE 4 होने वाला है, या फिर जो CGL 4 होगा बीएसएससी के थ्रू, या फिर यूपी में जो भी एग्ज़ाम होंगे जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, या फिर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम, या फिर SI का एग्ज़ाम, इन सब के लिए, या फिर अदर स्टेट में भी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बचा हुआ क्वेश्चन 2015 का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट की उपयोग किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। ये आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए फाइबर या फिलामेंट का उत्पादन किया जाता है। इसे बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया CB देसाई ने। ध्यान रखेंगे, CB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन D है, ठीक है। कोले कैल्सीफेरोल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन D है। B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है फेरोमोन्स। D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र जो है खाद और शक्ति दोनों दे सकता है। C आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र दे सकता है। C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है तो रियान जो है रूपांतरित स्टार्च, ये सुमेलित नहीं है। रेयान रूपांतरित स्टार्च ये सुमेलित नहीं है। ऊन एक प्रोटीन है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है, ये सुमेलित है। रियान क्या है? ये फाइबर है। रियान जो है फाइबर है, रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? तो यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये सही नहीं है, ये पूर्णतः स्वदेशी ही है, ठीक है। अग्नि 5 जो मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं पूछ रहा है? तो इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। बिल्कुल, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, ये भी सही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, तो ये भी सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, स्वदेशी है। D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 123 में है। 123 अनुच्छेद आर्टिकल 123 में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विधि के समक्ष समानता किसमें है? तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। और कार्य करने का अधिकार किस में है? तो कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां किस में है? तो अनुच्छेद 42 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां किस में है? तो अनुच्छेद 42 में है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद 45 में पहले था, लेकिन अब अनुच्छेद 21A में दिया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो अब हो गया है, ये बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A में आ गया है ना। पहले 45 में था, लेकिन अब 21A में दे दिया गया है। मौलिक अधिकार अब हो गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 21A में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बी आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। देखिए, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां तो अनुच्छेद 42 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में, और बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में। ठीक है, लेकिन अब मौलिक अधिकार दे दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनुच्छेद 21A में। ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करता है। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इनमें से जो देवगौड़ा, I.K. गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इनमें जो चंद्रशेखर थे वो लोकसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्रित्व काल में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो राज्य वित्त आयोग क्या है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो वो थे P.A. संगमा, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो P.A. संगमा थे। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। और इनमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 29 है। जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज दिया गया है उसमें विषयों की संख्या 29 है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। भी ध्यान रखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 29, ठीक है, 29 ध्यान रखेंगे। 29, 23 तो नहीं बोल दिया था मैंने, 29 है। ठीक है, कुल 29 विषय शामिल हैं। यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख विषय हैं: पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, पीने का पानी आदि। ठीक है, 29 विषय है। ये 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लाया गया था इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि आने वाले किसी भी
जनरल या पीसीएस के लिए अनिवार्य होंगे। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और चैनल का भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, डी आंसर हो जाएगा। काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन एक उदार जनतांत्रिक चेतना वाला व्यक्ति था। उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। इसके कार्यकाल में हुए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहली नियमित जनगणना इसी के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। पहली नियमित जनगणना 1881 में जो हुआ था, 1881 में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही। और ऐसे तो 1800 अच्छा चलिए, पहली नियमित जनगणना ये 1881 में हुआ था और पहला फैक्ट्री एक्ट भी 1881 में किया गया था। पहला फैक्ट्री एक्ट भी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। और स्थानीय स्वशासन एक्ट 1882, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपना इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। और संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ठीक है। संसद जो है भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों, और सही व्याख्या भी है, तो ए आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, सही है। और संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, भी सही है। तो ए हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठनों के संबंध में ये सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ध्यान रखेंगे किसको कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो महान्यायवादी को होगा, बी आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने
कार्यवाही में भाग लेने तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, मतलब मताधिकार का ये इसको अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने का और भाग लेने का इसको अधिकार है। ध्यान रखेंगे, इसको सिर्फ मत देने का अधिकार नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही, लंबा हो गया है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है कथन का कारण, तो बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो सरकारी आयोग तो संघ राज्य से संबंधित है, राजमन्नार भी संबंधित है, पूंछी आयोग भी संबंधित है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से है, जिसे भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु 1998 में सीपीआई के पूर्व नेता इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। ध्यान रखेंगे, भी पूछ दिया जाता है कि भाग किस भाग में, तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी सामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण अधिकार में आ जाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। कौन कौन से, ये देखते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार, और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और भारत की वित्तीय अस्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल अनुच्छेद 360 में। ठीक है, वित्तीय आपात है। और अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद तोता है? तो कोयला आवंटन घोटाले बाद में माना था कि सीबीआई जो है एक पिंजराबंद तोता है, कोयला आवंटन घोटाले बाद में। डी आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला बाद में सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पिंजराबंद तोता कहा है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो किसमें है मूल कर्तव्य? तो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में सम्मिलित किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक भाग 4 को जोड़ा गया। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A था, जिसमें पहली बार नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब लेकिन 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं, एक और जोड़ दिया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, जो अनुच्छेद 51A में है, भाग 4 में या भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ कब? तो 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है किसको? तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि होती है और कुशलता में विकास होता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग मतलब मानव पूंजी में अगर अगर पूंजी लगाएंगे तो क्या होगा? संसाधनों का समुचित प्रयोग होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी और कुशलता में भी विकास होगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है तो औद्योगिक वित्त, ये सिडबी, औद्योगिक वित्त सिडबी, और सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। और ग्रामीण साख नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है, ग्रामीण साख। और ग्रामीण रोजगार SJSRY, तो ये नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, सुमेलित नहीं है, डी गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। SJSRI स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार गरीबों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रारंभ करने के लिए उत्साहित करने के लिए थी। शेष युग्म सुमेलित हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो इनमें से कौन जो है कार्यान्वित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो नाबार्ड जो है नहीं करता है, व्यापारिक बैंक करता है, RBI करता है और सहकारिता बैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो नाबार्ड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से MG नरेगा 2003 नहीं, 2005 में 2005 अधिनियम के साथ 2006 से लागू किया गया था ना, तो 2006 हो जाएगा। MG नरेगा 2006 से लागू किया गया था। जनश्री बीमा योजना 2000 का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, आम आदमी बीमा योजना 2007 में। तो सी सुमेलित नहीं है, 2003 का नहीं, MG नरेगा 2006 का है, ध्यान रखेंगे इसको। अब तो MG नरेगा को, महात्मा गांधी नरेगा को, मनरेगा को ख़त्म करके इसके स्थान पर दिसंबर 2025 में उसके स्थान पर अब क्या दिया गया है? तो जी राम जी करके स्कीम ला दिया गया है। ठीक है। अब उसमें 125 दिन का रोजगार का गारंटी दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसमें भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये तो है भूमि सुधार का हिस्सा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण भी किया गया था और काश्तकारी सुधार भी किया गया था, लेकिन बहुफसली योजना ये जो है भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारत में आज़ादी के बाद कृषि सुधारों एवं भूमि सुधारों का क्रियान्वयन किया गया।
भूमि सुधारों के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हदबंदी, चकबंदी तथा काश्तकारी सुधार आदि सम्मिलित है। बहुफसली योजना भूमि सुधार का भाग नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 52.9% थी उस समय। तो उस समय करंट से जोड़ करके पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उद्योग जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी सेक्टर। और सेवा जो आता है, सेवा क्षेत्र, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ध्यान रखेंगे इसको। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी आंसर हो जाएगा। आज़ादी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जाती है। भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। 1991 के दौरान भारत में उदारीकरण के देश में उदारीकरण के दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में पारंपरिक खेती, हस्तशिल्प, आधुनिक कृषि व आधुनिक उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से तिलहन जो है निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन सम्मिलित नहीं है। चावल, गेहूं और दालें सम्मिलित हैं, लेकिन तिलहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो 6 से 14 वर्ष के जो लोग हैं वो सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य हैं। सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी। 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब? तो 7वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी। कब? तो 1966-67 में स्टार्ट की गई थी ना। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो वो 7वां दशक था 20वीं सदी का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 7वें दशक के दौरान, ध्यान रखेंगे इसको। उन्नीस 1950 के दशक में मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से बौने गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। भारत में पैदा होने वाली लंबी किस्में उससे आधे से भी कम पैदावार देती थी। 1960 के दशक में भारत सरकार की मंजूरी के बाद मैक्सिको से अर्ध बौने मूल के गेहूं का आयात संभव हुआ तथा 1968 में रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया गया। 1968 में भारत सरकार ने गेहूं क्रांति के आगाज का ऐलान कर दिया। गेहूं और धान की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ साथ भारत में मक्का, ज्वार, बाजरे की संकर किस्में तैयार की गई, जिसने उच्च पैदावार के द्वार खोल दिए। अक्टूबर 1968 में अमेरिका के विलियम गुआर्ड ने इस पैदावार में प्रगति को हरित क्रांति का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है किसका? तो भारत निर्माण का हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से
एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, तो ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि सही है, और शहरों की तरफ प्रवास में कमी, तो ये भी सही है। और श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी नहीं, सौदेबाजी शक्ति में कमी नहीं, वृद्धि होगा ना। अगर आपके पास मनरेगा में काम है तो आप फिर कहीं अगर काम करने जाते हैं तो आप उससे रख सकते हैं ना कि आप अगर इतना देंगे पैसा तो हम यहाँ काम करेंगे, तो सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि होगी ना, कमी नहीं होगी। तो ये गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सही हो गया कि ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी। तो 1 और 3 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। मनरेगा का प्रारंभ 2006 में किया गया था। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीणों के जीवन में सुधार लाना था। इस योजना के 10 साल पूरे होने तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा शहरों की तरफ पलायन में कमी आई। परंतु इस दौरान श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, कमी नहीं हुई थी। अब लेकिन मनरेगा को तो समाप्त कर दिया गया है दिसंबर 2025 से, ठीक है, और इसके स्थान पर जी राम जी, मतलब एक गारंटी स्कीम लाया गया है जी राम जी करके, ठीक है, 2025 दिसंबर 2025 में मनरेगा को समाप्त करके, और इसमें 125 दिन का अब रोजगार देना सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2005 से 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो इनमें भारत निर्माण का अंग ग्रामीण सफाई नहीं है। ग्रामीण आवास है, पीने का पानी है, ग्रामीण सड़कें हैं, लेकिन ग्रामीण सफाई ये भारत निर्माण का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो माध्यमिक स्तर तक के हैं, ठीक है, माध्यमिक स्तर तक के हैं, उनके लिए ध्यान रखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो माध्यमिक स्तर तक के हैं, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए उपबंध करे। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन कक्षा 1 से 8वीं तक का अधिकार दिलाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। तो नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है किसका? तो औद्योगिक विकास का, सही है। आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, ये भी सही है। और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, तो उपयुक्त सभी का हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है, सी आंसर होगा। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। योजना आयोग का अंत किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से, ध्यान रखेंगे इसको। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का अंत किया था। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
भारत का योजना आयोग भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना बनाने वाली संस्था थी। 2014 में निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संस्था का अंत करके इसके स्थान पर एक नई संस्था का प्रारंभ किया जिसका नाम नीति आयोग है। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं थी, ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं थी योजना आयोग, ध्यान रखेंगे। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की सांख्यिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की सांख्यिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो लिंगानुपात हिस्सा नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो इनमें से विभिन्न व्यवसायों के कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। ये विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो ये कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि अगर होगा तो ये जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ये जोतों के आकार में कमी, ये तो प्रतिकूल होगा। बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये भी प्रतिकूल होगा। अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, ये भी प्रतिकूल होगा। लेकिन कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव ये नहीं है। अगर कार्यकारी जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो वो उपार्जन करेगा ना, तो इससे व्यवस्था ठीक होगी और आर्थिक वृद्धि होगी। तो ये आंसर हो जाएगा, यही प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? तो किस दौर से गुजर रही है? वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? तो स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। डी आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी किसकी? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। ध्यान रखेंगे, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। बी आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना ये 2011 में देश में राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम किसका था? तो बिहार का। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए केरल में पुरुष साक्षरता 96.02%, महिला 91.98%, तो 4.04% का अंतर है। उत्तर प्रदेश में 79.24% पुरुष और महिला 59.26%, तो 19.98% का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है भारत में। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता मिलती है? तो एकल नागरिकता है भारत में। सिर्फ देश की नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता, राज्यों की नहीं। सिर्फ भारत का नागरिकता मिलता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यही सही है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो लखनऊ में। भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो लखनऊ में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष था? तो अतुल गुप्ता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको मिल सके और आप इन सब सेशंस का उपयोग कर सके अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने में। क्योंकि जो भी PYQ होते हैं तो उसके आसपास से क्वेश्चन बनते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, और एक आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी बेहतर होती चलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।